Hi everyone, this is Om from Civil Center. Welcome to the 13th episode of CK DK MK, that is सिविल की दुनिया के मजेदार किस्से. Today we have with us इंजीनियर प्रीतम शुक्ला. शुक्ला सर से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है. बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि हम तो एक गांव से आए हैं, हम तो एक स्टेट बोर्ड से पढ़े हैं, तो हम अपनी लाइफ में कितना ही आगे जा सकते हैं. इस माइथोलॉजी को तोड़ते हैं शुक्ला सर, जो कि एक गांव से आते हैं. वो अपनी बीटेक को KIIT यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से कंप्लीट करते हैं. उसके बाद वो जाते हैं NIT जमशेदपुर में अपनी MTech के लिए, और अभी वो अपनी PhD परसू कर रहे हैं IIT पटना से. उनकी लाइफ से हमें ये सीखने को मिलता है कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट मेकिंग एक्सक्यूजेज, लाइफ इज़ ऑल अबाउट मेकिंग एफर्ट्स. शुक्ला सर की एक बात जो बहुत अच्छी है, वो हमसे कहते हैं कि ऑनेस्ट रहना चाहिए. कम से कम अपने साथ तो बिल्कुल ही ऑनेस्ट रहना चाहिए. So let's hear from him about the journey of his life. Let's start. Hello sir, welcome to our show of CK DK MK, that is सिविल की दुनिया के मजेदार किस्से. Thank you for coming sir. First of all, I would like to thank you for inviting me on this platform. Okay sir. So सर, मैं अपना सवाल शुरू करना चाहूँगा कि आपने सिविल इंजीनियरिंग को ही क्यों चुना? एक्चुअली सर, मैं स्टार्ट करता हूँ स्टार्टिंग से कि पहले क्या होता था कि मेरे घर में देखिए, पहले मेरे घर में कोई भी टेक्निकल फील्ड से नहीं था. इवन बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी नहीं थे. तो कोई मुझे ये भी डिसीजन नहीं दे पा रहा था कि तुम ये करो या ये करो, कोई थोप नहीं पा रहा था. तो कोई बोलते थे कि जो तुम्हारा दिल करे वो करो, बट आई कैन सपोर्ट ओनली फाइनेंशियली. तो मेरा मन था, क्योंकि मैंने भी बाहर सुना था मैकेनिकल लेने के लिए, बट काउंसलिंग में गया तो मैकेनिकल नहीं मिला. फिर सामने सारे ब्रांच थे, बट सिविल मुझे उस सब में सबसे अच्छा लगी, क्योंकि मेरे मन में कहीं ये था कि जैसे आप हर जगह कंक्रीट के जंगल देखेंगे. यदि वो जैसे एग्जाम्पल तो आप एक गाँव ले लीजिए, गाँव में यदि 100 घर है तो ढेर सारा स्पेस लिया हुआ है. तो हम यदि 100 घर को हटा के यदि वहाँ पे 3 बिल्डिंग्स बना दे, 10 स्टोरी की या 15 स्टोरी की, तो वो बाकी स्पेस हमको बच सकता है. उसमें हम अदर चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि उसमें फसलें उगा सकते हैं, दिस थिंग्स कर सकते हैं. यही मेरा मेन रीजन था, मेरा मेन मोटो था सिविल इंजीनियरिंग चुनने का. ओके, तो ये एज अ ड्रीमर आप सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में आ गए थे. तो आपको यहाँ क्या लगा? आपने जो ड्रीम देखा था कि सिविल इंजीनियरिंग में आके या फिर एक सिविल इंजीनियर बन के आप ये सब कर सकते हैं, तो आपको लगा कि हाँ, ये प्रैक्टिकल है? एक्चुअली सर, देखा जाए तो ये शहरों में प्रैक्टिकल है, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे मुंबई, दिल्ली ले लीजिए, वहाँ पे 50 स्टोरीज बिल्डिंग्स है तो, बट गांव में फिजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी को हम समझा नहीं सकते. क्योंकि यहाँ पे दे सकते हैं कि यहाँ पे मैनी कास्ट के पीपल्स रहते हैं, वो लोग भी नहीं मानेगा कि वो छोटा बड़ा सब कुछ देखना पड़ता है. अब यहाँ पे ये सबको एक साथ ला भी नहीं सकते हो. गांव में तो फिजिबल नहीं है, बट शहरों में फिजिबल है. ओके सर. सो अभी चलते हैं आपके कॉलेज के दिनों में. तो सर, जब आप सेकेंड ईयर में आ गए तो आपको एक्चुअली पता चलता है कि सिविल इंजीनियरिंग में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं. तो उसके बारे में तब आपको क्या फील हुआ? देखिए, जब एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट टाइम में आपको वही पढ़ना होता है जो कि आप 12th में पढ़ के आए होते हैं, 11th-12th में. आपका मेन सब्जेक्ट आता है सेकेंड ईयर से. सेकेंड ईयर में ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स न्यू होते हैं, और वहाँ पे फिर आपको, क्योंकि जो आप एडमिशन लेते हैं सिविल में, तो उस टाइम पे मन में ढेर सारे तो बातें आती हैं, कौन सा इंटरेस्ट है कौन सा नहीं है. उसी के बेसिस पे यहाँ पे सेकेंड ईयर से सिविल स्टार्ट होता है. तो यहाँ पे आपको मतलब कि जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता था पहले, उसमें झुकाव ज़्यादा बढ़ने लगता है. जैसे कि आपका स्ट्रक्चर हो गया, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, आरसीसी, स्टील, डैम, WRA. तो इसमें मतलब आके ये पता चला कि एक तरह से कह सकते हैं कि ये रियली मतलब कि प्रैक्टिकली सब कुछ थ्योरी पढ़ रहे हैं, लेकिन मैनुअली दिमाग में चलने लगता है हाउ इट इज प्रैक्टिकल, कैसा दिख रहा होगा, कैसे बन रहा होगा, कैसे मतलब कि जैसे मान लीजिए कंक्रीट. पहले हम गांव में होते तो हमको ये भी नहीं पता चलता था कि कंक्रीट का रेशियो क्या है. यहाँ पे आके ये रेशियो पता चलता था, मिक्सिंग डिजाइन पता चलता था. इसलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा एंड बहुत अच्छी जर्नी थी. अच्छा सर, मैंने ये सवाल आज तक पहले शायद किसी से नहीं ही पूछा है, पर आज आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जो प्रैक्टिकल पहले ऑब्जर्व किया था और बाद में जाके उसको थ्योरी से रिलेट किया, तो वो आपको कैसा फील हुआ था कि आप जो
प्रैक्टिकल देख के समझ पाते थे, वो एक्चुअल में वैसा है या थ्योरी डिफरेंट है? एक्चुअली देखा जाए तो बहुत डिफरेंस है। जैसे कि प्रैक्टिकली में होता था कि लम सम में काम चलता था, और थ्योरी में होता है एग्जैक्ट वैल्यू लेके चलते हैं। या थोड़ा सा फैक्टर सेफ्टी तो होता ही है, पर थोड़ा सा मतलब उसमें फिर एग्जैक्ट लेते चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए M20 है, 1:2:4 है, बट प्रैक्टिकली क्या देखेंगे, और उसमें है बाई वैल्यूम बाई वेट है। यहाँ पे क्या बकेट लिए उससे नाप लिए, बहुत कुछ डिफरेंस है, बट मोरल लेस सेम है दोनों। ओके सर। तो यूजुअली हम लोग के शो पे या फिर मैंने भी अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया है उसमें ऐसा होता था कि थ्योरी पहले पढ़ते थे और उसके बाद प्रैक्टिकल करने जाते थे और फिर देखते थे कि रिलेट करके कि हमने जो थ्योरी पढ़ी है वो एक्चुअली प्रैक्टिकल से कितना रिलेट करता है। आपने इसे एक अलग नजरिए से देखा, दैट्स डिफरेंट अबाउट यू। उसके बाद चलते हैं सर, जो प्रैक्टिकल हम लोग फर्स्ट टाइम फेस करते हैं अपने कॉलेज लाइफ, तो वो होता है समर इंटर्नशिप। तो सर समर इंटर्नशिप आपने कहाँ से की थी? एक्चुअली मैंने समर इंटर्नशिप रांची से एक प्राइवेट कंपनी थी वहां से किया था। एक्चुअली देखा जाए तो समर इंटर्नशिप बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी हम कॉलेज में बुक्स में थ्योरीज पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकली देखने का मौका मिलता है। तो रांची में अराउंड 40 दिन का मैंने किया था। वहाँ पे देखा कि वहाँ पे मैंने एक फंडरी फंडरी की एक बिल्डिंग बन रही थी, कंस्ट्रक्शन हो रहा था, और जिसका बजट अराउंड 1.5 करोड़ था। तो उसमें क्या था कि पहले जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने हम लोग को डिजाइन दिखाया, फिर बोला कि काम करो, या प्लान ले लो, प्लान को आप खुद डिजाइन करो, फिर मेरे से मैच कराओ कि आपका सही है कि नहीं है। हम लोग उसका प्लान लिए, उसको ऑटो कैड में पूरा डिजाइन करे, फिर उसको स्टैटस उसकी लोडिंग्स निकाले, फिर उसमें कितना रेनफोर्समेंट बार सब कुछ लग रहा है सबके साइज निकाले, फिर उसके से मैच कराया, तो हम लोग का पूरा एग्जैक्ट मैच किया। फिर हम लोग प्रैक्टिकल भी देखे, तो जैसे 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 कि हम लोग बुक्स में पढ़े थे या प्रैक्टिकली किए थे स्टैटो ऑटो कैड मिला के, उसमें भी सेम टू सेम वैसे ही काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो समर इंटर्नशिप है बहुत जरूरी है, क्योंकि फर्दर आप प्लेसमेंट के बाद किसी कंपनी में जाते हो तो जो स्ट्रक्चर सिविल से रिलेटेड है वो वहाँ पे करना ही पड़ेगा। और आप जरूरी नहीं कि हमेशा बिल्डिंग स्ट्रक्चर में ही जाओ, आप रोड रोड में भी ट्रांसपोर्ट में भी जा सकते हो, आप अदर प्लेसेस में भी जा सकते हो, चाहे स्टील स्ट्रक्चर में भी जा सकते हो, क्योंकि जगह जगह स्टील स्ट्रक्चर भी बन रहा है, जैसे कि एयरपोर्ट हो गए। इसलिए आपको समर इंटर्नशिप बहुत जरूरी है। ओके सर, यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि लोग समर इंटर्नशिप बस सर्टिफिकेट के लिए कर लेते हैं, तो वो ये नहीं करके अगर आप समर इंटर्नशिप को सीरियसली लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। जो कि ये मैसेज हमारे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा कि आप जो वहाँ सीखते हैं उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज अपने समर इंटर्नशिप को बहुत ही ध्यान से लें। उसके बाद आते हैं सर हमारे प्रोजेक्ट राइटिंग की तरफ। जो हम लोग समर इंटर्नशिप में करते हैं वहाँ हमें उस पर एक प्रोजेक्ट लिखना होता है, तो वो कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे करियर में? एक्चुअली क्या है कि सर देखो, यदि आप समर इंटर्नशिप अच्छे से किए हो, मतलब कि ऑनेस्टली किए हो, आपको प्रोजेक्ट लिखने में कोई बहुत दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आप जो देखे हो जो किए हो वही चीज लिखना होता है। और जब आप कॉलेज मतलब समर इंटर्नशिप से वापस कॉलेज जाते हो, आपका अब वहाँ पे अगेन वाइवा होता है। वाइवा में कुछ मार्क्स होते हैं, तो यदि आपने ईमानदारी से किया है तो आपका बड़े अच्छे से बता ले जाते हो। यदि आपने कुछ किया ही नहीं है, सपोज जैसे आपने पूछा ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सर्टिफिकेट के लिए कर लिए होते हैं, जो सर्टिफिकेट देखिए जरूरी है, बट नॉलेज भी बहुत जरूरी है। और जब वहाँ पे जाओगे यदि किए हो अच्छे से, तो आप सब कुछ अच्छे से बता ले जाओगे, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, क्योंकि आपने अच्छे से किया हुआ है। ये आपको फर्दर फ्यूचर में बहुत ही लाभदायक होता है। सर अभी अपने आपकी जर्नी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और उसके बारे में जानते हैं कि समर इंटर्नशिप हो गया, प्रोजेक्ट राइटिंग हो गई, आपके वाइवा में मार्क्स अच्छे आने लगते हैं, लेकिन फोर्थ ईयर में आने के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में होता है वो ये होता है कि प्लेसमेंट, हमारे लिए जॉब चाहिए। मोस्टली बच्चों को जॉब चाहिए होती है। कुछ लोग होते हैं जो अपना एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, कुछ लोग एमबीए या एमटेक में जाना चाहते हैं, लेकिन मोस्टली बच्चों को होता है कि हमें एक जॉब चाहिए। आपके दिमाग में क्या था उस समय? एक्चुअली सर देखा जाए तो थोड़ा जब थर्ड ईयर के लास्ट में जब मैंने समर इंटर्नशिप किया था, और क्या ऐसा कर सकते हैं, जब मैं थर्ड ईयर में ही था तो हम लोग को ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ाया जाता था सेकेंड ईयर लास्ट में। तो मेरे सर थे मौलिक सर, उनका नाम पूरा नाम एस एम मौलिक है।
तो उनकी वजह से मेरा झुकाव देखिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की तरफ हुआ था, क्योंकि मुझे तब एक कहते हैं ना, कोई एक सब्जेक्ट से प्यार हो जाता है, तो वाटर से तरफ से मुझे प्यार हो गया था। तो यहाँ पे अब क्योंकि घर में दिखाना होता है कि मैं भी प्लेस्ड हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि मेंटली प्रेशर रहता है। कभी कभी आप बोलो कि मुझे हायर स्टडी करना है, तो लोग ये भी बोलने लगते हैं, हाँ बीटेक कर लिया, जॉब है नहीं, जॉबलेस है, बहाना चाहिए हायर स्टडी करने के लिए। ये भी लोग गांव में, क्योंकि गांव में सबकी मेंटलिटी अलग अलग होती है, तो इससे पहले मैंने सोचा पहले प्लेसमेंट लेनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में जुलाई में कोई एक कंपनी आई थी, एस&पी, उसमें मेरा नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने रिटर्न तो मैंने क्वालिफाई किया था, बट इंटरव्यू में छट गया था, क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। इवन ऐसे में भी मुझे पसीने छूट रहे थे। तो मेरे को यही बताया गया था कि जब भी आप इंटरव्यू में जाइए, जो ये चार मैन थे उन्होंने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम कॉन्फिडेंट होके जाइए, कि आप नर्वस होंगे तो आपको जो आता रहेगा वो बता नहीं पाएंगे, इसलिए आप एकदम कॉन्फिडेंट जाइए। तो फिर दोबारा मेरा जो अगेन मैं कंपनी में बैठा, वो मैं फरवरी में बैठा, आईटीडी सीमेंटेशन, उसमें मतलब कि पहले रिटर्न था, तो उसमें टोटल 100 मार्क्स के थे। तो उसमें दो लॉन्ग क्वेश्चन थे, एक वर्किंग स्ट्रेस मेथड, दूसरा स्टील का। तो बस क्या था कि मैंने दोनों क्वेश्चन मेरे को नहीं आता था, बाकी मैंने सारे क्वेश्चन किए थे। मैं पहले, और उसमें मेरा इंटरव्यू पहला नंबर था, तो मैं यही सोच गया था कि मेरा नहीं होगा, मतलब मैं फुल कॉन्फिडेंट में जाऊंगा, जो मुझसे पूछेगा वो मैं बताऊंगा, मैं विभाग हूँ, होगा तो होगा, नहीं होगा तो किस कंपनी आएगी, ये मैंने मन में पहले बैठा लिया था। एक तरह से कह सकते हैं, एक तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि नेगेटिव तो देखो बहुत गड़बड़ होता है, वो मन में पहले यदि हम नर्वस हो गए, यार नहीं मिलेगा तो क्या होगा, क्या कहेंगे लोग, ये सब डर, ये वाला चीज मेरे पहले वाले में हो चुका था। तो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था, मैं वहाँ गया तो मैं कॉन्फिडेंटली जो उन्होंने बोला, पूछा, मैंने सब कुछ ऑनेस्टली बोल दिया। तो फिर लास्ट में जैसे उन्होंने मेरे से पूछते हैं कि मैं, यहाँ कंपनी मेरी है, कहीं दूसरी जगह पे है, थोड़ा सा दूर है, क्या आप जाओगे? तो बहुत लोग बोलते हैं हाँ मैं जाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग था। उन्होंने बोला कि मेरा पहला क्वेश्चन, उन्होंने बोला कि अरुणाचल प्रदेश में क्या जाओगे? मैंने बोला नहीं सर। कि बोले क्यों? मैं बोला सर बहुत दूर है, यहाँ तो मतलब रेलवे कनेक्टिविटी भी नहीं है। फिर बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर जाओगे? मैं बोला, मैं फिर से बोलने वाला था नहीं, बट जिन्होंने मेरा पहले टेक्निकल लिया था वो तुरंत बोल पड़े, हाँ क्यों नहीं जाएगा, यूपी में तो है, पास में तो है, तो जाएगा ही। तो मैंने ही बोल पड़ा हाँ सर चला जाऊंगा। लेकिन ये कहने मतलब मेरा यही था कि आप जब भी इंटरव्यू में जाओ तो अब कॉन्फिडेंट होके जाओ, ये डर के मत जाओ कि मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि जब ये मेरा नहीं होगा ना तो वही गड़बड़ होता है। क्योंकि स्कूल में भी मैंने सुना है, यदि आपके मन में दो चीजें होती है, एक पॉजिटिव है नेगेटिव वाले, तो नेगेटिव वाली जब फीलिंग खोलती है ना, जैसे कि कवर्ड है, तो नेगेटिव वाले थॉट्स बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, पॉजिटिव वाले में आने में बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगता है। इसलिए नेगेटिव वाले खोलो ही मत, पॉजिटिव सोचो, अच्छा होगा। ओके। सर यहाँ पे दो बातें जो मैंने सीखी अभी कि पहले, एक तो गांव वाली बात, जहाँ की गांव में लोग, अगर आप चाहते हैं कि आप फर्दर स्टडीज करें तो वहाँ पे अलग ही मतलब निकल सकता है कि मे बी इसका प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है तो क्या करेगा, फर्दर स्टडीज का बहाना बना रहा है सो दैट घर से दूर रह सके। एक यही केस होता है, एक मेंटालिटी होती है। मैं भी गांव से हूँ, सो आई नो कि क्या वहाँ पे चीजें होती हैं। दूसरी बात थी कि जॉब में जाके कॉन्फिडेंस कितना मैटर करता है, वो होता है कि आपको एक इजी फील होना चाहिए कि हाँ आप वहाँ गए हैं तो यू आर एट ईज, तो आप जाके वहाँ पे कॉन्फिडेंटली बात को कह पाते हैं और आप इंटरव्यू को अच्छे से फेस कर पाते हैं। सो बीटेक हो गई, प्लेसमेंट हो गया, उसके बाद क्या? एक्चुअली सर मेरा प्लेसमेंट तो हो गया, उसके बाद मैंने घर बात किया कि मेरे को हायर स्टडी करनी है, तो मैं क्या करूँ? उन्होंने बोला कि जो तुम्हारा दिल के है वो करो, जो तुमको खुद सोचो क्या करना है। तो मैं दिल्ली गया और फिर से एक साल तैयारी की। उससे पहले मैंने गेट दिया था, तो मैंने, मेरा ज्वाइनिंग अगस्त में था, तो मैंने फिर घर पे बात की कि मैं छोड़ दूँ तैयारी में, अपना जॉब ज्वाइन कर लूँ। तो घर वालों ने यही बोला कि जो तुझे अच्छा लगे वो कर, क्योंकि यदि मैं कुछ भी बोलूंगा तो बाद में हम ही लोग को ब्लेम करेगा, कुछ भी होता है, तो जो तुझे अच्छा लगे। उसके बाद मैंने गेट क्वालिफाई किया, तो मुझे WRA में NIT जमशेदपुर मिला। इस तरह से मैं पहले ही बता चुका कि मेरा वाटर एक तरह से लगाव हो गया था। तो देखिए क्या होता है कि काम यह है कि स्टूडेंट के लाइफ में एक गाइड, एक टीचर का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है, बहुत होता है। जैसे बीटेक लाइफ में मेरे
मौलिक सर, साहा सर ने बहुत हेल्प किया। उसी तरीके से मेरे एमटेक लाइफ में राव सर ने बहुत अच्छा हेल्प किया, क्योंकि उनकी वजह से ही मुझे आज मैं पीएचडी में आईआईटी पटना में एनरोल हुआ हूँ, तो उनकी वजह से, क्योंकि वो हमारे सामने हमको बहुत डांटते थे, बहुत गाली सुने हम लोग, लेकिन एट द एंड जब कॉलेज से निकले तो एक वैल्यू अपनी थी। उनका वही कहना था कि आज हम गाली देंगे तभी तुम काम करेगा, यदि हम गाली नहीं देंगे तो काम भी नहीं करेगा, तो फिर तुम क्या करेगा। इसलिए ये गाली भी सुनना अच्छी चीज है। तो हम लोगों ने जैसे प्रेजेंटेशन से पहले हम लोग को हमारा प्रेजेंटेशन चेक करते थे, और 20 मिनट की स्लाइड में प्रेजेंटेशन में कम से कम वो 1 घंटा ले जाते थे, तो 20 मिनट हम दे चुके थे, बाकी के 40 मिनट हमको गाली सुननी पड़ती थी। मतलब कहाँ गलती करने के बाद, मतलब गाली नहीं है, इस तरह से मतलब डांट सुनना पड़ता था। वो बहुत काम आता है, जिसकी वजह से आज मैं पीएचडी में एनरोल हुआ हूँ आईआईटी पटना में। अभी ये कह सकते हैं कि टीचर्स की डांट में भी उनका आशीर्वाद छुपा होता है, क्योंकि वो आपके डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। एंड द मेन थिंग अबाउट यू इज कि आप अपने जिस भी टीचर से आपका इन्वॉल्वमेंट हुआ है, आप उनके बारे में कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। दैट्स अ गुड थिंग अबाउट यू दैट आई पर्सनली वेरी अप्रिशिएट। और सर, सो आप एनआईटी जमशेदपुर से आईआईटी पटना में पीएचडी करने पहुंच गए, वहां पे लाइफ कैसी है? देखिए, आफ्टर एमटेक तो जब पटना गया तो स्टार्टिंग में था कि अब मैं आईआईटी में आ गया हूँ। मतलब कहते हैं ना कि +2 के बाद ही ड्रीम होता है आईआईटी से बीटेक करने का, वो हो नहीं पाया। फिर एमटेक करने का सपना बना, वो भी नहीं हो पाया। फाइनली आईआईटी में पहुंच चुका था, तो इस तरह से अंदर से बहुत फीलिंग आ रही थी। ये भी कह सकता हूँ मैं अपने गांव का ही नहीं, इधर थोड़ा सा एरिया का पहला स्टूडेंट था जो आईआईटी से पीएचडी कर रहा था, आईआईटी में एडमिशन लिया था। तो आप पहुंच के बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे क्लासेस से पहले तो कोर्स वर्क करना होता है, और कुछ रूल्स भी होते हैं, स्ट्रिक्ट भी होते हैं। वहाँ पे मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आपका कॉलेज 24 आवर खुला हुआ है। यदि आपको वर्क करना है तो आप रात में भी जाओ, लैब में आपका पर्सनल केबिन है, वहाँ पे चालू खुला है, आप सिक्योरिटी गार्ड से चाबी ले लीजिए, आप रात भर काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि ये चीज़ हमको बीटेक टाइम पे या उतना पता भी नहीं था, और एमटेक टाइम पे भी ऐसा मिला नहीं, तो ये मेरे लिए अच्छा था। और वहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ मैंने ये देखा कि जो लैब है काफ़ी एडवांस्ड था कंपैरिजन देन बीटेक और एमटेक के, तो इसलिए वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं अपने पीएचडी लाइफ से बहुत खुश भी हूँ। ओके सर। सर, तो आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे शो का नाम है सीके डीके एमके, दैट इज सिविल की दुनिया के मजेदार किस्से। तो आपने भी अलग अलग जगहों से पढ़ाई की है, आपने जॉब तो नहीं किया, बट आपने पढ़ाई अलग अलग जगहों से की, इंटर्नशिप अलग अलग जगह पे की। सो इन सब में कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी एक ऐसा किस्सा जरूर होगा जो मेमोरेबल हो, तो क्या आप उसमें से एक शेयर करना चाहेंगे? देखिए, हाँ, इसका एक किस्सा मेरे पास है। जब मैं समर इंटर्नशिप कर रहा था तो मैंने वहाँ पे कुछ गड़बड़ी देखा था। मतलब सपोज, हालांकि वो अंडर लिमिट था। जैसे कि हम जब डिजाइन करते हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी में जाहिर सी बात है जो रेनफोर्समेंट का जो साइज है वो बढ़ जाता है। जहाँ पे 16 के 4 बार लगाना है, 16 mm के, वहाँ पर जनरली जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाने के बाद 20 के बाद देते हैं। तो मैंने वहाँ पे देखा कि कुछ जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उसमें थोड़ा चोरी करते हैं। मैं डायरेक्टली नहीं बोलूंगा, बट थोड़ा कर लेते हैं, लेकिन फिर वो अंडर लिमिट में रहता है। तो वो चीज़ हमने सुपरवाइजर को वहाँ पे बोला, तो बोलता है, मुझे समझाया, देखो बेटा, 2 टाइप के लोग होते हैं, इंजीनियर होते हैं। एक तो वो होते हैं जो नाम कमाते हैं और थोड़ी टाइम में दुनिया से चले जाते हैं। एक वो होते हैं जो पैसे कमाते हैं। तुम किस टाइप के बनना चाहते हो? तो मैं बोला, अच्छा नाम कमाते हैं, तो कुछ उदाहरण देंगे। उन्होंने बोला कि जब इधर एक रोड बन रहा था, मतलब हाईवे बन रहा था पटना में, एक इंजीनियर था, वो ऑनेस्ट था। उसने देखा कि रोड में गड़बड़ी है, तो उसने एक लेटर पीएमओ ऑफिस में भेजा और वो लीक हो गया। फिर बाद में उसका मर्डर हो गया। वो ऑनेस्ट था, नाम कमा गया, बट जान नहीं बचे। इसलिए क्या है कि दोनों टाइप होना चाहिए। ये मेरे लाइफ में एक तरह से बहुत अच्छा लेसन था। अब ये सो ये एक्चुअली बहुत ही अच्छा किस्सा था, जो नॉर्मली लोग सोचते हैं कि अगर आप अपने काम को सिर्फ ढंग से करेंगे ना, तो बस वही लाइफ का मोटिव होना चाहिए, जो कि एक्चुअली होना भी चाहिए। लेकिन कहाँ पे आपको अपनी ऑनेस्टी को आगे रखना है और जान को पीछे रखना है, वो देखना होता है।
कि आपके लिए क्या ज्यादा हाँ इम्पोर्टेंट। अगर हाँ आप प्रैक्टिकली जाएंगे लाइफ में तो लाइफ जितनी स्मूथ लगती है कि आप अपना काम से ढंग से करोगे तो आपको अप्रेजल मिलेगा या कुछ मिलेगा, ये हमेशा नहीं होता है। तो ये अप्रेजल ये मतलब कि बातें हैं। ओके। हाँ मतलब कि एक तरह से कि लाइफ और ऑनेस्टी दोनों को बैलेंस बना के चलना पड़ता है। राइट सर। ये क्योंकि ये अप्रेजल ये सब बहुत ही छोटी बातें हैं। अगर आप एक्चुअली सिविल इंजीनियर हो तो आपको एक्चुअली ऐसे केसेस को फेस करना पड़ता है जहाँ पे बात आपकी जान पे बनाती है। अगर आपने किसी से पंगा ले लिया तो फिर मे बी दैट इज अ केस। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी सर। आपके पास अगर और कुछ है तो जो आप शेयर करना चाहते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं और शेयर करूँगा। एक्चुअली जब हम लोग एग्ज़ाम टाइम होता था, तो मैं बहुत लोग को देखता था कि 16 घंटे, 20 घंटे पढ़ाई करते थे, एग्ज़ाम से जस्ट पहले। कुछ लोग ऐसे होते थे जो उसके पहले से ही पढ़ रहे थे। हमारे क्लास में कुछ बच्चे थे, मैं नाम नहीं लूँगा। फिर भी उनका उतना ढंग से मार्क्स नहीं आता था। मतलब उसके कंपैरिज़न में मार्क्स उनके अच्छे आते थे, पर उसके कंपैरिज़न में उनका मार्क्स नहीं सही आता था। तो करने मतलब ये है कि देखो हार्ड वर्किंग तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझे लगता है उसके साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी है। और हम लोग एक किस्सा बताता हूँ। जैसे मैं मेरे रूममेट थे दो, एक नाम है, एक सौम्य का है यार, दूसरा ओम प्रकाश था। हम लोग क्या करते थे कि एग्जाम के 1 घंटा पहले बहुत मस्ती करते थे। लोग टेंशन में पड़ रहा है लेकिन हम लोग चिल्ला चिल्ला के हंस हंस के बहुत मस्ती करते थे, क्योंकि ये सोचते थे जो होगा अब होगा ही। एक और चीज, जैसे आप पढ़ाई करने जाते हो, सपोज आपको कुछ क्वेश्चन छूट रहा है ना, आप सोचते हैं थोड़ा ये भी पढ़ लो, थोड़ा वो भी पढ़ लो, थोड़ा वो भी पढ़ लो। मुझे लगता है ये सही चीज नहीं है। जब आपके पास टाइम कम है और पढ़ने ज्यादा है, जो पढ़ो, जो चैप्टर पढ़ो उसको कम्प्लीटली पढ़ो, जो छोड़ो पूरा छोड़ दो। ये एग्जाम में कभी ऐसा होता है जो क्वेश्चन आता है, सपोज इसमें भी आ गया उसमें भी आ गया, आपको लगेगा मैंने दोनों चीज पढ़ा है, लेकिन आप लिख नहीं पाओगे क्योंकि आपको याद ही नहीं रहेगा। और कोई एक ही चैप्टर अच्छे से पढ़ लियो, उसमें कोई क्वेश्चन आ गया तो आप अच्छे से लिख ले जाओगे। एक चीज मैं बताना चाह रहा था। ओके, ये एक टिप है जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा कि लाइफ में या फिर अपने एग्जाम में जब आप जाते हैं तो देखिए कि सारा कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन जो पढ़ना है वो ढंग से पढ़ लेना है, सो दैट अगर वहां से कोई ढंग से पढ़िए। मिस नहीं होना चाहिए। तो सर हाँ बात इसमें स्टूडेंट्स की हो रही है, तो आप हमारे स्टूडेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे या फिर वो बडिंग इंजीनियर्स जो चाहते हैं कि हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? इसमें मैं मैसेज ये देना चाहूंगा। देखो, सबसे पहले चीज मैं एक चीज भूल गया तो बोलना, ऑनेस्टी जो मैंने खुद से की थी। और ऑनेस्टी खुद से मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया ना, कुछ लोग 20 आवर पढ़ रहे हैं, मतलब उनका मार्क्स बहुत अच्छा आना चाहिए, बट आता नहीं है। तो इसमें ये भी हो सकता है कि उनमें ऑनेस्टी खुद से नहीं मेंटेन की। मन तो मतलब बुक्स तो खुली हुई है, टाइम तो बीत रहा है, बट दिमाग कहीं और है, मतलब वहाँ पे ऑनेस्टी नहीं हुआ। तो करने मतलब मेरा ये है कि आप 2 ही घंटे पढ़ो, बस ऑनेस्टी के साथ पढ़ो। मतलब दिन में 2 घंटा बहुत है, डेली पढ़ते हो वो बहुत सही है। और यदि देखो आपको यदि जॉब करनी है, आप अपने टेक्निकल थोड़ा सा अच्छे से कीजिए, मतलब प्रैक्टिकल वर्क अच्छे से कीजिए। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जैसे प्राइवेट स्कूलों में मैक्सिमम लोग रिच फैमिली से आते हैं, तो उनको लगता है मैं धूप में क्यों जाऊं। लेकिन आप सिविल इंजीनियर हो तो आपको धूप में ही काम करना, आपको ये मान लेना है आपको एसी नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो आपका प्रैक्टिकल वर्क होता है उसको अच्छे से कीजिए, क्योंकि वही जो आप थ्योरी में पढ़ते हो वो प्रैक्टिकल में सिखाया जाता है। जैसे कि आप सर्वे ले लो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ले लो, आरसीसी के जो भी लैब होते थे, जैसे ऑटो कैड टाइप का क्लास में भी सिखाया जाता था, और उसके सेशनल्स होते थे, उसको भी आप अच्छे से करोगे यदि वहाँ पे। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत लोग एक दूसरे से कॉपी कर ले। क्योंकि जैसे क्लास में हम लोग में साहस सर पढ़ाए थे था, और सर ने, क्योंकि मैं फर्स्ट बेंच पे पढ़ता था, मेरी आदत थी, तो सर ने मेरा लैपटॉप लिया, बोले कि चल प्रोजेक्टर के पास बैठ दो। तो सर ने मेरे से सब कुछ कराया, तो मेरे को तो करना ही पड़ा, क्योंकि मैं भी पीछे बैठता तो मैं भी नहीं करता। बात भी सच बताता हूँ। तो उसमें क्या होता था, बहुत लोग क्या होता, सब टाइम पास करते थे, मन होता तो दूसरे से छाप ले, नहीं तो किया नहीं किए। और मेरे को तो करना ही पड़ा। जब मैं स्टार्टिंग मुझे भी बोरिंग लगा, लेकिन जब उसमें थोड़ी सी वैल्यू आने लगी, मतलब जैसे स्ट्रेंथ की वैल्यू या फोर्स की वैल्यू आने लगी, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगने लगा, उसमें मन लगने लगा। करने का मतलब ये है कि आप जो भी प्रैक्टिकल कीजिए, मन कीजिए, तो आपको इंटरेस्ट आएगा ही आएगा, और उसको डेफिनेटली आपको फायदे में होगा। यदि आपको, और दूसरी चीज, यदि आपको हायर स्टडी करना है तो आप प्लेसमेंट भूल जाइए, आप अपने सब्जेक्ट्स पे, अपने टॉपिक पे फोकस कीजिए,
आप प्लेसमेंट छोड़ दीजिए, आप फिर हायर स्टडी में जाइए तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। Okay, sir, that was a beautiful message for our students. हाँ, और एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कंक्लूजन में कि आप अपने करियर में सुपरवाइजर जो भी मिलते हैं या टीचर्स, उनसे सलाह अवश्य लें, और जो आपको टीचर से अच्छा लगता है, जिनसे अच्छा संबंध है, तो उनसे आप हमेशा बना के रखिए। क्योंकि आप टीचर देखिए, आप कितना भी आगे जाओगे, आप जितना भी नाम कमाओगे, वो टीचर का नाम जरूर आएगा। जैसे आप बोलते हो ना, आई थैंक माई फैमिली, फैमिली तो भाई हमेशा साथ सपोर्ट में होता है, बट आप अच्छे ईमानदार से पढ़ाई कर रहे हो तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, तो आपका टीचर भी हमेशा सपोर्ट करेंगे। आप कहीं भी चले जाओ, जैसे कि मैं अभी भी अपने बेटे के और एमटेक उस टीचर से हमेशा संपर्क में रहता हूँ, वो हमेशा मुझे गाइड भी करते रहते हैं कि ये करो या ये मत करो, ये सही नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, मतलब कि टीचर के साथ रिलेशन अच्छा बनाना बहुत सही है। जैसे कि आप भी प्रीतम शुक्ला है, तो वो मंत्र एक बार दोहरा देते तो हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगता। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, सब प्लीज आपके मुंह से। चलना हो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। का मतलब ये है कि जो हमारे गुरु हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश, वो सब कुछ हैं, मतलब उनकी डांट भी हमें हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो हमारे भलाई के लिए जब भी वो डांटते हैं, उसके पीछे उनका कुछ काइंड, मतलब उनका एक हृदय छुपा होता है जो हमारे भलाई के लिए ही सोचता है। इसलिए मैं यहाँ पे आके अपनी बातों को कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू सर, दैट वाज अ ब्यूटीफुल मैसेज फ्रॉम योर साइड कि हमारे गुरु ही हमारे सब कुछ हो सकते हैं, क्योंकि वही आपको सिखाते हैं लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है और आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, उसका सही गाइडेंस अगर कोई दे सकते हैं तो वो एक गुरु ही हो सकते हैं। At the last but not least, I would like to thank you once again for inviting me, for sharing my knowledge and experience on this platform. And I want to thank you for your team to creating this platform to share our experience and knowledge to those people who are want to some guidance, like how to give interview, how to face exams, how to face uh, difficulty in their life during study. And I want to thank you very much once again. Thank you for such nice words, sir. You know, It was nice meeting with you. Thank you so much. thank you so much.